अहमदाबाद मिल आंदोलन। मैंने बताया था आपको दोस्तों, सुन लिए, समझिए, इसमें बहुत सारी सूती वस्त्र मिल होने का इसे भारत का क्या कहते हैं? मैनचेस्टर कहते हैं। इसके साथ साथ आगे मैंने आपको बताया कि एक सूती वस्त्र थी, सूती वस्त्र मिल। इस सूती वस्त्र फैक्ट्री में 5 मालिक थे। कितने मालिक? 5वां जो मालिक था जिसका नाम था अंबालाल साराभाई। भाई था तो बहन भी थी। बहन का नाम क्या था? अनुसुया बेन। अनुसुया बेन। इसमें हुआ क्या कि 1917 में यहां प्लेग फैलने की संभावना हुई। प्लेग, चूं का रोग। प्लेग के कारण मजदूर जो थे वो मारवाड़ी थे, भागने लगे। तब इस फैक्ट्री के 5 मालिकों ने 50% वेतन बढ़ा दिया और कहा कि लो रे, प्लेग बोनस ले लो, जो रुकेगा उसे 3000 रुपये देंगे। 2000 की जगह वेतन बढ़ाकर 3000 कर दिया। कई लोग रुक गए, कई लोग भाग गए। जैसे हमारा कोरोना महामारी है वैसे ही समाप्त हुई महामारी, तो कई लोग वापस आए। और चूंकि जो लोग रुके थे अब वो 3000 रुपये ले रहे थे। जो लोग दोबारा से लौट करके आए वो 2000 में काम करना चाहते थे। फैक्ट्री वालों को कहा कि हमें 2000 में रख लो। फैक्ट्री वालों को लगा कि प्राइवेट नौकरी है, 3000 क्यों दें जब 2000 में मजदूर मिल रहे हैं। इन्होंने घोषणा कर दी कि आगे से 2000 रुपये देंगे, किसको काम करना हो करे वरना भाड़ में जाए। तो वेतन घटा दिया। मजदूरों को लगा था कि हमें हमेशा के लिए 50% बढ़ाने की बात, जो बात कही वो बात तो गलत निकली, ये तो शोषण है हमारा। उन्होंने कहा कि हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन कर दिया, लेकिन आंदोलन चला ही नहीं। फैक्ट्री मालिकों ने कहा कि जो हमारे खिलाफ आंदोलन करेगा कल उसे नौकरी से निकालेंगे। किसी ने सूचना दी, बोले आंदोलन चलाने का बढ़िया अनुभव जो है वो गांधी जी को है, यदि उन्हें बुलाओगे तो काम हो जाएगा। बोले कहाँ है? बोले यही है। ये अंबालाल साराभाई जो था गांधी जी का दोस्त था, दोस्त। और ये गांधी जी को जो साबरमती आश्रम जो था उस आश्रम की जमीन भी गिफ्ट की थी और साबरमती आश्रम के लिए चंदा भी बहुत सारा दिया था। तो गांधी जी ने इससे बात की। मजदूरों ने गांधी जी को बुलाया। मजदूर गांधी जी के पास पहुंचे और कहा गांधी जी आओ ना, हमारा भी आंदोलन चलाओ ना। तो मजदूर जो थे वो गांधी जी के पास आए, आमंत्रित किया। गांधी जी ने अपने दोस्त अंबालाल साराभाई के साथ बात की। रहे बोले दे दो ना पैसे उनको। मजदूरों का हक क्यों खा रहे? बोले मैं तो अकेला हूं, मैं तो समाजवादी हूं, लेकिन मेरे साथी बाकी चारों पूंजीवादी हैं, वो नहीं देना चाहते और मुझे उनके साथ रहना पड़ेगा। गांधी बोला मुझे मजदूरों के साथ रहना पड़ेगा, तुझे उनके साथ रहना पड़ेगा, मुझे शामली पार्टी के साथ रहना पड़ेगा। तू बता तेरी मेरी दोस्ती में दरार होगी क्या? उसने कहा नहीं, दोस्ती अलग, संबंध अलग। इसलिए गांधी जी ने मजदूरों के साथ दूसरे दिन आकर के उनको कहा कि जाओ रे मजदूरों, कल से आंदोलन करेंगे, अपने अपने घर जाओ, सुबह 8 बजे आ जाना। बोले ठीक। दूसरे दिन मजदूर आए। गांधी जी ने कहा इस गेट, जो मेन गेट है फैक्ट्री का, यहां दरी पट्टी बिछाओ और मेरे साथ बैठ जाओ। मजदूरों ने कहा क्या करोगे? बोले आंदोलन करेंगे। तो हम बैठने के लिए थोड़ी ना है। गांधी ने कहा कि आंदोलन यही है कि हमें मेन गेट पे बैठना, ना तुम्हें मैं किसी को अंदर जाने दूंगा काम करने के लिए, और ना ही बाहर से कोई आएगा उसको अंदर जाने दूंगा। पूरी तरह से हड़ताल करेंगे। हड़ताल की गई। जब हड़ताल की सूचना मिली तो 1917 में एक रूस में क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति, लेनिन ने की थी। तो बोल्शेविक क्रांति की, जिसमें मजदूरों ने पूंजीपतियों को मार करके सारी फैक्ट्रियों पे कब्जा कर लिया था रूस में। भारत में भी गांधी जी ने 1918 में राग छेड़ दिया था। तो मिल मालिकों को लगा कि गांधी भी लेनिन बनना चाहता है। वो आए और फैक्ट्री के ताले लगा दिए। फैक्ट्री, कौन सी फैक्ट्री? सूती वस्त्र फैक्ट्री। उसके ताले लगा दिए। ताले लगा करके गांधी जी को कहा कि तू चाहे जितनी भूख हड़ताल कर, चाहे जितने धरने दे,
अब हम कभी ये फैक्ट्री नहीं चलाएंगे, हमारे और फैक्ट्रियां हैं, सूरत वाली चला लेंगे। मजदूरों को जब लगा कि फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद, तो उन्होंने कहा मरवा दिया गांधी जी, 2000 ठीक थे। कुछ मजदूरों ने कहा मैं तो देखते ही गांधी जी को लग गया था कि काहे का आंदोलन चलाएंगे, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम। गांधी ने कहा चिंता मत करो, मेरे पास कई इलाज है, कल सुबह आना, भूखे आना, जाओ अब तो। दूसरे दिन मजदूर आए, गांधी ने कहा भूख हड़ताल पर बैठ जाओ। और साथ में गांधी जी ने एक फैक्ट्री अधिनियम के तहत केस भी दर्ज कर दिया कि फैक्ट्री खोलने से पहले अनुमति ली गई थी, तो फैक्ट्री बंद करने के बाद भी अनुमति चाहिए, फैक्ट्री बंद करने के लिए भी अनुमति चाहिए। बिना मजदूरों की सहमति के किसी फैक्ट्री को बंद नहीं किया जा सकता, इसलिए गैर वैधानिक है और मैं केस लड़ूंगा। अंत में एक ट्रिब्यूनल गठित किया गया सरकार के द्वारा, मालिक भी आए 5, मजदूर आए 4, एक गांधी जी शामिल हुए। मजदूरों ने कहा कि हमें हमारा 50% चाहिए, 50%। मिल मालिकों ने कहा हम 20% दे देंगे, 20%। गांधी ने कहा बीच में आ जाओ, 35% ले लो और विवाद को खत्म करो। इस प्रकार से 35% वेतन वृद्धि करवाई। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ हमेशा के लिए कौन जुड़ गई? राष्ट्रीय आंदोलन में कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, अनुसुईया बेन, जो कि दांडी मार्च में गांधी जी के साथ निकली थी साबरमती आश्रम से। तो लिखवा दूं फटाक से? लिखो लिखो। गुजरात में उन्नीस 1917 में प्लेग फैला। गुजरात में 1917 में प्लेग फैला। प्लेग फैला, लिख दिया। सूती वस्त्र मिल मालिकों द्वारा 50% प्लेग बोनस, 50% प्लेग बोनस की घोषणा की गई। प्लेग बोनस की घोषणा की गई। लेकिन जब 1918 में प्लेग बोनस समाप्त किया गया, प्लेग बोनस समाप्त किया गया, तब तब मजदूरों ने विरोध किया। मजदूरों ने विरोध किया एवं गांधी जी को आंदोलन हेतु बुलाया। गांधी जी फैक्ट्री मालिकों में से एक, अंबालाल साराभाई से अनुमति लेकर, अंबालाल साराभाई से अनुमति लेकर आंदोलन से जुड़े हड़ताल करवाई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने सबसे पहले
गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल की। अंततः 35% वेतन वृद्धि करवाने में सफलता प्राप्त की। वेतन वृद्धि करवाने में सफलता प्राप्त की। लिख दिया? लिखे अनुसुया बेन गांधी जी के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ी। ओके दोस्तों, चलो ये भी खेल खत्म। आ जाओ अब खेड़ा में आओ, फटाफट आओ। खेड़ा आंदोलन। तो सुन लीजिए पहले समाचार। सूरत जिला में एक तहसील है खेड़ा तालुका। आजकल तो खैर एक जिला है, पहले के समय एक तालुका था। एक बार एक प्रश्न आया था तुम्हारे रीट में, सॉरी पहले आरटेट थी, और ये 2015 या 16 में कोई आरटेट की परीक्षा लगी थी, उसमें आया था। और मैं वो प्रश्न पूछूंगा पहले। खेड़ा आंदोलन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, उसका प्रमुख कारण था, क्वेश्चन आया था कि नहीं? बाढ़, बी अकाल, सी लगान वृद्धि, और डी ओला वृष्टि। तो ए वाले कितने हैं? हाथ खड़े करें। बस एक बच्चा मन से है कि वो तो भी बेमन से, मन से। अकाल वाले कितने? हाथ खड़े करें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लगान वृद्धि वाले कितने? हाथ खड़े करें। अरे कहीं ना कहीं तो करोगे यार। 10% लोग हैं। ओलावृष्टि वाले कितने हैं? ओए होए क्या बात है, 25% है। बाकी किधर हो ये पता ही नहीं है। ये आया हुआ क्वेश्चन आरटेट में, जब रीट में आ सकता है, सेकंड ग्रेड में नहीं आएगा क्या? और पता है यहां पर सही उत्तर कौन सा है? एकमात्र जिसका सही है, बाकी पूरी क्लास ही हो। एक तो हमारी मानसिकता क्या है कि हम लोग राजस्थान के रह गए, अकाल के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। अरे भाई, राजस्थान के आंदोलन में तो अकाल कारण हो सकता है, लेकिन बाहर बिहार के जो दूसरे राज्य हैं वहां ज्यादा पानी बरसता है, ये समस्या वहां ताऊते आते रहते हैं। तो वह क्या था कि अतिवृष्टि के कारण फसल बर्बाद हुई थी, ये सही बात है। और अतिवृष्टि को क्या कहा जाता है? यस, अतिवृष्टि को चक्रवात नहीं बाढ़ कहते हैं। बात समझ रहे हो ना? हाँ, तो गड़बड़ी मत करो। आप लोगों को तो मैं कहीं पर भी छोटा सा प्रश्न आए हुए लगभग प्रश्न पूछ करके भी उलझा देता हूं, और फिर भी आप लोग सारे गलतियां कर बैठते हैं। वो तो एक धन्य हो एक का जिसने इज्जत बचा ली, नहीं वरना तो यहां तो सुपड़ा साफ था टोटली। तो आए हुए प्रश्न ये जो रीट या आरटेट जैसे लेवल पर पूछे गए उनमें भी कुछ नहीं आ रहा है, और फिर भी हम उम्मीद कर रहे थे, बोलो हमारा रीट में सिलेक्शन नहीं हुआ साहब, ये पेपर चोरी हो गए थे। अरे क्या पेपर चोरी हो गए थे? हमारी औकात नहीं थी सिलेक्शन कराने की, हकीकत ये थी। तो खेड़ा तालुका जो सूरत जिले में, वहां पर 1917 के अंदर अतिवृष्टि हुई।
अतिवृष्टि, और अतिवृष्टि के कारण जो फसल थी वो खराब हो गई, फसल खराब हो गई। और फसल खराब होने के कारण नियम था कि यदि फसल 25% भी यदि फसल खराब हो जाती है, खराब होगी, तो लगान माफ होगा, ये नियम था। अतः किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। शुरुआत जो की थी वो आंदोलन में की थी विठल भाई पटेल ने, विठल भाई पटेल। इनके साथ साथ जो यहां पर मोहनलाल पांडे थे, मोहनलाल पांडे, इन्होंने भी ये आंदोलन व्यक्तिगत स्तर पर चलाया कि लगान नहीं देंगे, लाइन नहीं देंगे, लेकिन आंदोलन था कि चलाए नहीं। कलेक्टर बड़ा खड़ूस था। इस सूरत जिले के कलेक्टर ने आदेश दिया कि जो किसान लगान नहीं देंगे उनकी जमीन नीलाम कर दूंगा। जब जमीनें नीलाम की जाने लगी तब किसानों ने कहा कि बोले आंदोलन को सफल बनाना है क्या? बोले हाँ, तो गांधी जी को बुला लो। तब तक ये शर्त हो गई थी कि किसी का आंदोलन में गांधी आया नहीं, वो सफल हुआ नहीं। इसलिए इन्होंने भी मोहनलाल पांडे और विठल भाई पटेल गांधी जी के पास पहुंचे और कहा कि चलो। गांधी जी आए। गांधी जी के साथ साथ इंदुलाल याज्ञनिक भी थे। गांधी जी आए और आते ही उन्होंने किसानों को कहा कि क्या हुआ? बोले कि लगान माफ नहीं कर रहे, उल्टा हम जिन किसानों ने लगान नहीं दिया उनकी जमीन नीलाम करके दूसरे किसानों के नाम चढ़ा रहे हैं जमीन को, और हमें बेदखल कर रहे हैं, तो क्या करें? गांधी ने कहा कि मैं करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। और दूसरे दिन गांधी जी ने कहा कि आज से आंदोलन शुरू करें, सारे किसान आ जाओ, मेरे साथ बैठ जाओ। बोले बैठ के क्या करेंगे? आंदोलन नहीं करोगे? गांधी ने कहा ना, बैठेंगे तो क्या करोगे? भजन गाएंगे। किसानों ने कहा गांधी जी हम फालतू की बातें मत करो, हम आंदोलन करने के लिए आपको बुलाया है, भजन गाने के लिए नहीं। गांधी ने कहा कि मैं तो ऐसे ही करता हूँ। बोले हमें नहीं आते भजन माजन गाने। गांधी ने कहा ताली बजा लो, गाँव में लूंगा। यानी कुल मिलाकर के जो आप खेती में काम नहीं करोगे, मेरे पास बैठोगे, सारी जमीन को पड़ती छोड़ दो, सारे किसान मेरे साथ रहे, मैं देखता हूं कि वो दूसरे कितनी किसानों को जमीन आवंटित करते हैं और कितनी किसानों की जमीन नीलाम करते हैं। पड़ती रखवा दी। पड़ती समझते हो? खाली पड़ती, पड़ती। ये पड़ती का इंग्लिश से अनुवाद करेंगे तो प्रति हो जाएगा, प्रति। वैसे होता पड़ती है, पड़ती रखवा दी, पड़ी रखवा दी। अंत में ब्रिटिश कमिश्नर को जब पता लगा कि पूरे के पूरे सूरत जिले की जमीनें जो खाली पड़ी हैं, और गांधी जी यदि किसी बाहर के किसान को जमीन आवंटन भी हो जाती तो जैसे गांधी जी को सूचना मिलती कि वो फलां फलां किसान खेत में हल चला रहा है, गांधी कहते दरी पट्टी उठा रहा है और उसी खेत के अंदर उसी हल के आगे लगा लेते हैं। बोले बैठ जाओ, भजन गाएंगे। क्या करेगा वो किसान? थोड़ी देर भले गाड़ी निकाल ले, अंत में बैठ के भजन गाएगा। नहीं आएंगे तो नीचे गुद्दी करके, और समझ रहे हो, ताली जरूर बजाएगा। कुल मिलाकर के 100% किसान गांधी जी के साथ। जब पूरे जिले की जमीनें पड़ी रही, ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर ने कहा था कि मामला गंभीर है, ये गांधी है, मोहनदास करमचंद गांधी, ये मानेगा नहीं। कलेक्टर ने कहा कि मैं तो भिड़ गया था इनसे कि मैं आपकी बात झुकूंगा नहीं। तब डिप्टी गवर्नर ने कलेक्टर को कहा कि कुछ ऐसा रास्ता निकाल कि किसानों की समस्या का समाधान हो जाए, वरना ये नेशनल लेवल का मुद्दा बनेगा। तो जाएगा जाएगा, नौकरी मेरी भी जा सकती है, क्योंकि ये प्रिवी काउंसिल में भिड़ा हुआ व्यक्ति है। इसलिए जितना शांति से रास्ता निकाल सकता निकाल ले, चुपचाप। कलेक्टर को समझ में आ गया कि मेरी औकात क्या है। उसने एक नियम बनाया कि जो किसान बिना दबाव लगान दे सकते हैं, उन्हीं से लगान लिया जाएगा। इस तरह से गांधी जी की 100% जीत हुई। एक भी किसान ने लगान नहीं दिया। इसका अर्थ क्या है? नहीं समझे? मान लो कि उत्कर्ष के फीस काउंटर के आगे एक ये लिख दें कि बिना दबाव जो विद्यार्थी फीस दे सकता उसी से फीस ली जाएगी। कोई फीस देगा? मतलब कि भाषा भले ही कोई भी हो, अर्थ यह है कि किसानों से लगान नहीं लिया जाएगा। इसका अर्थ यही है।
यहां भी गांधी जी की 100% जीत हुई, एक भी किसान ने लगान नहीं दिया, क्योंकि बिना दबाव कोई दे ही नहीं सकता था, और इसमें नियम था बिना दबाव जो दे सकता है कोई नहीं दे सकता। इसलिए गांधी जी की 100% जीत, इसे गांधी जी का वास्तविक किसान आंदोलन कहा जाता है। वास्तविक किसान आंदोलन यदि कोई पहला है गांधी जी का तो वो कौन सा? खेड़ा। तो बात समझ में आ गई? छपवा दूं? लिखो। तो गांधी जी के बारे में आप लोगों के जो ख्यालात थे उन्हें आप समझिए, सोचिए और सुनिए कि जिस तरह से गांधी जी को जन्म माहौल में प्रचारित प्रसारित किया जाता है उस तरह से गांधी जी नहीं थे। गांधी जी का व्यक्तित्व तो बिल्कुल अलग था। हम गांधी जी की आलोचना कर सकते हैं, स्वतंत्रता है हिंदुस्तान में, लेकिन सच में गांधी जी की आलोचना वो करता है जो गांधी जी के बारे में बहुत कम जानता है या सबसे कम जानता है, जानता ही नहीं है। यदि जो गांधी जी के बारे में जानना शुरू करेगा उसकी वाणी अपने आप चुप्पी की तरफ बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका अंतरात्मा उसे रोकेगी जरूर, टोकेगी जरूर कि वो बात नहीं है जो फिजा में फैली हुई है, बात कुछ और है। गांधी का व्यक्तित्व तो बिल्कुल अलग था। बात समझ रहे हैं ना? यस। तो खेड़ा आंदोलन लिखिए दोस्त, लिखें। सूरत जिले में एक तालुका खेड़ा, सूरत जिले में एक तालुका खेड़ा था। 1917 में अतिवृष्टि के कारण, अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलें खराब हुई, किसानों की फसलें खराब हुई। जब 1918 में सरकार ने लगान वसूलने का आदेश दिया, तब विठल भाई पटेल और मोहनलाल पांडे ने विठल भाई पटेल और मोहनलाल पांडे ने फरवरी 1918 को आंदोलन चलाया। आंदोलन चलाया। आगे लिखें। 22 मार्च को गांधी जी खेड़ा आए। अप्रैल में किसानों को कर नहीं देने की शपथ दिलाई। कर नहीं देने की शपथ दिलाई। अंततः सरकार झुकी। नया नियम बनाया गया। कि जो किसान बिना दबाव के लगान दे सकता, उसी से लगान लिया जाएगा।
गांधी जी सफल हुए, गांधी जी सफल हुए। इस आंदोलन को गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन, प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन कहा जाता है। ठीक, लिख दिया, क्लियर। तो ये अपना मामला जो है आपके समझ में आ रहा होगा कि अपन ने क्षेत्रीय आंदोलन पूरे कर लिए, इसलिए अब हेडिंग किसके डालेंगे? राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों और सबसे पहला रोलट एक्ट विरोधी सत्याग्रह। तो शुरू करूं? सुनिए आराम से, शांति में तरीके से बैठिएगा, आनंद लीजिएगा। आनंद ले, मैं तो खुद कहता हूं कि ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो वह क्या है। हम हकीकत को देखते हैं, एक्चुअल में क्या हुआ। आज तक किताबी लैंग्वेज तो खूब पढ़ी आपने, खूब जगह रट्टे मारे होंगे आंख बंद कर करके कि बीच का पैराग्राफ में क्या है, शुरू वाले में क्या है, कभी इधर का उधर, उधर का इधर। अब नहीं, अब पैराग्राफ नहीं। मैंने पूरी हिस्ट्री आपको कराई, कोई भी पैराग्राफ आधारित नहीं है। एक्चुअल में क्या हुआ उस पर ध्यान केंद्रित किया, कैसे हुआ, किस तरह से। तो रोलट एक्ट विरोधी सत्याग्रह बात करते हैं। 1917 की बात है दोस्तों, अंग्रेजों ने एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम था सेडिसन कमेटी। इसके जो अध्यक्ष बने थे वो एक न्यायाधीश थे, रिटायर्ड न्यायाधीश, नाम था सर सिडनी रोलट। सर सिडनी रोलट। इन सर सिडनी रोलट के द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी अध्यक्षता में, उसने एक नियम बनाया था कि एक कानून बनाने का प्रस्ताव दिया, कानूनी प्रस्ताव, कि पुलिस किसी भी भारतीय को बिना कारण बताए अकारण न सिर्फ गिरफ्तार कर सकती है अपितु 2 वर्ष जेल भेज सकती थी। जिसकी अपील या इसकी अपील, इस कार्य की अपील किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। भारतीयों ने इसका विरोध किया। विरोध करते हुए भारतीयों ने इसे काला कानून कहा। क्या कहा? काला कानून कहा। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि बिना अपील का कानून, बिना वकील का कानून, और वकील नहीं होगा तो बिना दलील का कानून का। जो जिन्ना थे, उन जिन्ना ने इसे कहा कि ये कोई कानून ही नहीं है, कानून विहीन कानून कहा।
लेकिन भारतीयों के विरोध के बावजूद गवर्नर जनरल के असेंबली ने इसे पारित कर दिया। 17 मार्च को इसे पारित कर दिया। गांधी ने कहा कि मौका आ गया है, अब राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ते हैं। साबरमती में सत्याग्रह सभा का गठन किया गया। गांधी जी सत्याग्रह सभा के अध्यक्ष बने और जॉन हार्डीमैन को उसका उपाध्यक्ष बनाया गया। गांधी जी ने कहा 30 मार्च 1919 को गांधी जी ने दिल्ली के अंदर इसका विरोध करते हुए जोरदार हड़ताल करवाई। हड़ताल हुई और प्रदर्शन भी हुए। गांधी जी को जोश आ गया, बोले बढ़िया चल रहा है, चलने दो। 6 अप्रैल को पूरे देश में, संपूर्ण भारत में, लेकिन दिल्ली को छोड़कर संपूर्ण भारत में हड़ताल और प्रदर्शन हुए। पंजाब कुछ ज्यादा सुलगा, पंजाब में ज्यादा विरोध हुआ। पंजाब में विरोध के 2 नेता थे। एक का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे डॉक्टर सत्यपाल। दोनों ने गांधी जी को आमंत्रित किया कि आ जाइए, आप अमृतसर आ जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। गांधी ने कहा आया, चलो। ट्रेन में बैठे और 9 अप्रैल का दिन था। गांधी जी को अमृतसर पहुंचना था। ये सब स्वागत के लिए फूल मालाएं, लोग भारी संख्या में खड़े थे। गांधी जी का भव्य स्वागत होना था। अब तक गांधी जी ने जितने भी भारत में क्षेत्रीय आंदोलन चलाए, गांधी जी काफी लोकप्रिय हो चले थे। एक मान लिया गया था कि यदि गांधी किसी आंदोलन में आया, वो सफल होकर के रहेगा। गांधी जी के आज तक के जो 25 साल के जो किए गए कार्य थे, अब वो बोलने लगे थे। गांधी ने अपनी जवानी तो 23 साल दक्षिण अफ्रीका में बिताई संघर्ष करते हुए। अब वो काम बोलने लगे। गांधी जी की सत्यता, उनकी निष्ठा, उनका त्याग वो लोगों को दिखने लगा। इसलिए बहुत भारी भीड़ थी और इस बात का पता अंग्रेज सरकार को भी था। सरकार ने कहा यदि गांधी पहुंच गया अमृतसर तो पंजाबी वैसे ही जोश ले, और गांधी के साथ यदि वो हो गए पंजाबी तो एक तूफान आ जाएगा, 1857 से भयंकर तूफान। तब गांधी जी की ट्रेन को दिल्ली के पास एक पलवल स्टेशन है हरियाणा में, तो पलवल से गांधी जी की ट्रेन को रोक करके ड्राइवर को सीधा आदेश दिया कि अब ये वापस बंबई जाकर के रुकनी चाहिए, रास्ते में कहीं नहीं रुकेगी। सारे सिग्नल ग्रीन कर दिए हमने, तो चिंता मत कर। गांधी जी ने बहुत कोशिश की, यहां तक कि जो चैन थी उसका कनेक्शन भी इंजन से हटा दिया गया। चैन चाहे कितनी भी खींचो इंजन नहीं रुकेगा। गांधी जी की ट्रेन तो रुकी, लेकिन कहां जाके? शाम तक ही इंतजार किया गया, क्योंकि इनको 9 अप्रैल को पहुंचना था। गांधी जी को 9 अप्रैल को पहुंचना था, लेकिन 9 अप्रैल को ये गांधी जी नहीं पहुंचे। शाम तक पहले तो गुस्सा आया लोगों को कि गांधी जी को ज्यादा बड़ा हो गया क्या। बाद में किसी ने सूचना दी रहा गांधी जी को पलवल से अंग्रेज सरकार ने, क्या हुआ? लोगों में अफवाह फैल गई, बोले गिरफ्तार कर लिया, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, यहां नहीं आने दिया। पंजाबी थे, दिमाग खराब। इन दोनों के नेतृत्व में जो भारी दलबल था वो डिप्टी गवर्नर डीजी माइकल डायर या माइकल ओक्टिवियन डायर के बंगले की ओर लोग बढ़े। ये माइकल ओक्टिवियन डायर आपको जनरल ओ डायर के रूप में नाम इसका मिलता है। ओ का मतलब ओक्टिवियन। तो माइकल ओक्टिवियन डायर के बंगले की ओर लोग बढ़े। लोगों के भीड़ को देख करके जब उन्हें जबरन रोकने की कोशिश की गई तो लोग उग्र हो गए और 2 अंग्रेज महिलाएं घायल हो गई। मात्र 2 महिलाएं, वो भी अंग्रेज, और वो भी क्या हुई, इसे बहुत बड़ी घटना मान लिया गया। देखो, भारतीय कितने भी घायल हो और मारे जाए कोई टेंशन नहीं है। टेंशन इस बात की है कि अंग्रेज महिलाएं घायल,
और वो भी भारतीयों के द्वारा घायल। ये बहुत खतरनाक मान करके पूरे पंजाब में सैन्य कानून लगा दिया गया, मार्शल कानून लागू कर दिया गया, प्रशासन सेना के हवाले कर दिया गया। मार्शल कानून, तारीख कितनी? 10 अप्रैल 1919। बात को समझ रहे हो? लेकिन समझते समझते मैं काफी पीछे रह जाऊंगा। मुझे लगता है आप लोगों को लिख भी लेना चाहिए, थोड़ा 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 करके। हाँ। ऐसे ना, वैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप हेडिंग डालिए दोस्तों, रोलट एक्ट विरोधी सत्याग्रह। ऐसे तो मैं आपको 2 घंटे के अंदर पूरा गांधी पूरा खत्म करके कहूं कि जय हिंद नमस्ते, और छोरो डालो रे हेडिंग फ्रांस की क्रांति, तो ऐसे नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि जंक्शन ऐसा है जहाँ स्टेशन बहुत हैं और रेलगाड़ी रुक रुक करके चलेगी। ठीक है ना? हाँ मैडम, इतने उदास क्यों हो गए? गांधी जी हैं, ये राष्ट्रपिता हैं, पढ़ना पड़ेगा है। तो यस, लिखो दोस्तों। 1917 में गठित सेडिसन कमेटी के अध्यक्ष, 1917 में गठित सेडिसन कमेटी के अध्यक्ष, सेडिसन कमेटी के अध्यक्ष सर सिडनी रोलट, सर सिडनी रोलट, जो रिटायर्ड न्यायाधीश थे, जो रिटायर्ड न्यायाधीश थे, रिटायर्ड न्यायाधीश थे। लिख दिया? आगे लिखे। इस समिति ने कानून बनाया, इस समिति ने कानून बनाया, कानून बनाया। पुलिस किसी भी भारतीय को, पुलिस किसी भी भारतीय को अकारण गिरफ्तार कर सकती थी। पुलिस किसी भी भारतीय को अकारण गिरफ्तार कर सकती थी, अपितु 2 वर्ष हेतु, 2 वर्ष हेतु जेल भी भेज सकते थे। जेल भी भेज सकते थे। इसकी अपील किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती थी। इसकी अपील किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती थी। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा। मोतीलाल नेहरू ने इसे कानून विहीन, मोतीलाल नेहरू ने बिना अपील, बिना वकील, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा। कानून कहा। जिन्ना ने इसे कानून विहीन कानून कहा।
जिन्ना ने इसे कानून विहीन कानून कहा। लिख दिया? ओके, आगे लिखे। भारतीयों ने इसका विरोध भारतीयों ने इसका विरोध किया। भारतीयों ने इसका विरोध किया। गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का नेतृत्व किया। सत्याग्रह सभा का नेतृत्व किया। 30 मार्च 1919 को 30 मार्च 1919 को दिल्ली एवं 6 अप्रैल को संपूर्ण भारत में हड़ताल आयोजित की गई। आयोजित की गई। 9 अप्रैल को गांधी जी 9 अप्रैल को गांधी जी पंजाब के लिए रवाना हुए। पंजाब के लिए रवाना हुए। पलवल हरियाणा, अलवर नहीं, पलवल, मजे मत लो, ये लिखा हुआ है पलवल हरियाणा से गांधी जी को पुनः बंबई भेज दिया गया। पुनः बंबई भेज दिया गया। इसका विरोध करते हुए पंजाब के स्थानीय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, पंजाब के स्थानीय नेता सैफुद्दीन किचलू एवं सत्यपाल ने डीजी माइकल ऑक्टिवियन डीजी यानी डिप्टी गवर्नर माइकल ऑक्टिवियन डायर को ज्ञापन देने के लिए रवाना हुए। जब पुलिस ने सैफुद्दीन और सत्यपाल को गिरफ्तार किया उग्र भीड़ ने उपद्रव किया।
उपद्रव किया, 2 अंग्रेज महिलाएं घायल हुई। अतः 10 अप्रैल को पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ का मतलब कोष्टक में सैन्य कानून लिख लेना। ओके बच्चों, तो यहां तक क्लियर? आइए मैदान में, आप सुनिए, सुना दूं? अरे हम भारतीय हैं, भारतीय। हमारा अमृतसर है, अमृतसर। इस अमृतसर में एक बाग है, बाग। कौन सा बाग? इस जलियांवाला बाग में ये सड़क छोटी है और ये सड़क मोटी है। ये यहां एक गेट है, बाकी गलियां बहुत हैं लेकिन तंग है। बात समझिए, हम भारतीय हैं, हमें नहीं पता मार्शल लॉ का, पढ़ा लिखे नहीं है थे। और पढ़े लिखे होने पर क्या, आपको आज पूछ लो मार्शल लॉ क्या होता है। धारा 144 मार्शल लॉ नहीं है, ये कर्फ्यू की स्थिति को दिखाता है। वही तो कह रहा हूं ना, नहीं पता। मार्शल लॉ का उल्लेख अनुच्छेद 33, 34, 35 कौन से में बताओ? चौंतीस नहीं, 34। खैर बात समझिए, हमें नहीं पता मार्शल लॉ का। हम तो 13 तारीख को, यानी परसों, अर्थात अभी 11 तारीख की बात कर रहा हूं, तो 13 तारीख को, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का मेला भरेगा। बैसाखी मेला भरेगा और इस मेले में हम तो अमृतसर के अंदर जाएंगे और पानी पता से मेले में खाएंगे। तो महिलाएं और बच्चे, मेले में जाना था, कई दिन से तैयारी थी। इधर महिलाओं के स्टॉल भी लगे हुए थे, कोई चूड़ी लो, गहने लो, पानी पता से स्टॉल एंड अदर सामग्री, सब के सब, लहंगे गहने सब। चूंकि महिलाएं गई तो पुरुष भी गए, महिलाएं गई बच्चे गए तो उनके साथ साथ पुरुष भी गए। इनकी पुरुषों की रुचि इधर नहीं थी, उनकी रुचि इधर थी। यहां पर हो रहा था एक दंगल, दंगल बोले तो, और कुश्ती में कई देर से एक मोटा तगड़ा पहलवान जमा हुआ था, उठा उठा करके जो भी आ रहा था उसे पटक रहा था। लोगों ने उसकी बहुत तारीफ की, सराहना की। एक पंजाबी पहलवान कई देर से जमा हुआ था। अंत में पहलवान और उसके पक्ष दोनों को जोश आ गया और वो जोश ही जोश के अंदर चैलेंज कर बैठे कि बोले, है कोई माई का लाल जिसने दूध पिया अपने मां का, कोई हमसे सामना कर सकता है? खैर बात को समझिए। तो मैंने कहा कि जब एक पहलवान ने एक साधारण से किसान के पतले से दुबले से एक लड़के ने चुनौती देते हुए स्वीकार किया कि हाँ मैं तुम्हें हरा सकता हूं। लोगों ने कहा तो बैठ जा, बहुत देर हो गई, जमाओ पहलवान है। उसने कहा 2 मिनट लगेंगे। किसान का वो लड़का गया, सीधा जाकर के उसने अपने दाव पेच इस्तेमाल किए
और फटाक से उसे ला करके जमीन पे पटका। जमे हुए पहलवान को, जो कि चुनौती दे रहा था, लोगों ने एक आम किसान के लड़के को उसको दाव पेच के द्वारा इस प्रकार से जीतते हुए देखा तो लोगों को जोश आ गया। एक किसान था, नाम था लाला हंसराज। लाला हंसराज। उस लाला हंसराज ने, जो मेरी तरह था, कंट्रोल नहीं रहा, भावनाओं में बह गया और खड़े होकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगा और कह रहा है ऐसे उठा उठा के पटकेंगे हम प्रत्येक अंग्रेज को और अंग्रेजनी को। हमें भारतीयों को लड़ना है, इन अंग्रेजों से जीतना है। सभा शुरू हो गई। जोशीले जब उन्माद होता है, भावनाएं जब होती हैं, तो सुनने का मन करता है। आप भी तो बड़े प्यार से सुनते हो। इसलिए एक सभा जुट गई और तभी एक मुखबिर ने जाकर के डीजी को सूचना दी कि तुमने मार्शलों लगा बताया? बोले हां। मार्शलों में यह नियम बताया कि वहां 2 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते? बोले हां। मार्शलों में सरकार की आलोचना नहीं हो सकती? डीजी ने कहा हां नहीं हो सकती। उसने कहा छोड़ो बात, वहां 50,000 से ऊपर लोग इकट्ठे हैं, तुम 2 की बात करते हो और वहां तुम तो बात करते हो आलोचना नहीं हो सकती। प्रत्येक अंग्रेजनी को उठा उठा कर पटकने की बात हो रही है। पूरी तरह से भारत में अंग्रेजों को हरा करके भारत से बाहर भगाने की सभा जुटी हुई है, सम्मेलन हो रहा है। तब डीजी ने कहा ओहो, तो ये बात है क्या? तो माइकल ऑक्टेवियन डायर जो था, उसने निर्देश दिया सैन्य अधिकारी को। सैन्य अधिकारी जिनका नाम था रेजिनॉल्ड एडवर्ड हैरी डायर। दोनों डायर हैं और हम लोग डायरों का पता ही नहीं, एक नाम सुनते हैं, बोले जनरल डायर। जनरल डायर कौन सा जनरल डायर पता ही नहीं चलता है। मतलब क्लियर कुछ भी नहीं था आज तक, मैंने ये देखा। और फिर भी ये मानते थे कि बहुत पढ़ा हमने। साहब रीट में हुआ ही नहीं हमारा, पढ़ा बहुत था। क्या पढ़ा था पता ही नहीं। तो रेजिनॉल्ड एडवर्ड डायर जो कि सैन्य अधिकारी था, उसके निर्देश पर गया, अपने साथ गोला बारूद और बख्तरबंद गाड़ियां लेकर के गया। लेकिन वो गाड़ियां यहीं अटक गई क्योंकि आगे तंग गलियां थी। उसने अपने सैनिकों का पैदल चालो रे, और यहां पर आकर के बंदूकों के मुंह खोल दिए। भीड़ पर बिना चेतावनी गोली, भगदड़ मची। लोग किधर भागे और वहां क्या मिली? गोलियां। भगदड़ मची, लोग गेट की तरफ भागे और वहां उन्हें क्या मिली? गोलियां। ये तब लौटे जब इनका सारा गोला बारूद समाप्त हो गया। हजारों मारे गए थे, कई हजार घायल हुए, कई हजार घायल हुए दोस्तों। हालांकि सरकारी रिपोर्ट में 379 के मारे जाने की पुष्टि, सरकार ने कहा मात्र 379 मारे गए, जबकि सच बहुत बड़ा था। इसका विरोध करते हुए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी और गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि नहीं त्यागी। मत त्याग करवा देना। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत में त्यागी है। इसलिए गांधी जी को नहीं, सिर्फ टैगोर को। बहुत सारी गाइडों में गांधी जी की उपाधि भी केसरी हिंद त्याग हो रही है। अब मत करवाना। सही समय पर सही चीज त्याग हो जाए तो ठीक रहती है। हाँ, गलत समय कई लोग त्याग कर बैठते हैं, वो बहुत खतरनाक होता है। हाँ ध्यान दें। तो लिखवा दूं नाम अभी घटना तो होने दो, समिति का गठन करवाएंगे। 2 हो भी, एक नहीं। हंटर कमेटी, जिसका असली नाम क्या है? डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। और मदन मोहन मालवीय कमेटी, जिसका असली नाम क्या है? तहकीकात समिति। बात करेंगे लेकिन वक्त आने पर लिखो।
हेडिंग डालो जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहां आप हैं वहीं पर हेडिंग डाल दो जलियांवाला बाग हत्याकांड। पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड लिख दिया। लिखे मार्शल लॉ से बेखबर, मार्शल लॉ से बेखबर जनता 13 अप्रैल 1919 को अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में, अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड, सॉरी जलियांवाला बाग में, अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के मेले में इकट्ठी हुई जिसमें लाला हंसराज ने सभा को संबोधित किया, जिसमें लाला हंसराज ने सभा को संबोधित किया। लिखे डीजी माइकल ऑक्टिवियन डायर, डीजी माइकल ऑक्टिवियन डायर के निर्देश पर सैन्य अधिकारी रेजिनोल्ड एडवर्ड हैरी डायर, सैन्य अधिकारी रेजिनोल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने बाग की भीड़ पर बिना चेतावनी गोलाबारी की, जिसमें हजारों भारतीय मारे गए, हजारों भारतीय मारे गए, कई हजार घायल हुए, कई हजार घायल हुए। हालांकि सरकारी रिपोर्ट में सरकारी रिपोर्ट में 379 379 व्यक्तियों के मारे जाने की पुष्टि की गई। पुष्टि की गई। इसका विरोध करते हुए टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी।
नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। एवं जीजी की कार्यकारिणी के सदस्य जीजी की कार्यकारिणी के सदस्य शंकरन नायर ने त्यागपत्र दिया। गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, सरकार ने भारतीयों के सहयोग के अवसर खो दिया है। गांधी जी ने कहा, सरकार ने भारतीयों के सहयोग का अवसर खो दिया। 18 लास्ट बात लिखिए, 18 अप्रैल को रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह समाप्त किया गया। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त। दीजिए इजाजत। नमस्कार। अरे बिना मास्क के प्रवेश नहीं मिलेगा रे, कल किसी भी परिस्थिति में देख लेना। और 9 जनवरी और 23 जनवरी को ओमारा सीट पर टेस्ट होगा।